कैंपस स्टार्टअप की बात आई तो कैन 3 और बीजी बाजार की आपने बात करी, तो कैन 3 की कैसे शुरुआत हुई और उसमें कैसे आपने इनिशिएट किया और बेसिकली क्यों किया? मतलब जनरली स्टार्टअप करके आजकल ट्रेंड में है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं करते ये सोच के कि यार कौन संभालेगा, पढ़ाई भी करनी है और उसके चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह भी संभालने हैं। लेकिन आपने मतलब वन आउट ऑफ 150 बैच एक वन या दो या तीन में से आप ही थे जिन्होंने स्टार्ट किया, तो उसका क्या प्रोसेस रहा, कैसे रजिस्ट्रेशन की, तो थोड़ा बताएं। जो जब हम आए थे तो हमारे टाइम पे भी ईसन ने ये फ्लूट किया था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू कैंपस स्टार्टअप इन आई बोधिया। हमारे टाइम पे भी हाँ मतलब आपके टाइम पे भी हुआ है। पता दोबारा नहीं हुआ है तो देखते हैं कब हुआ था। मेल्स दोबारा स्क्रॉल करता हूँ कि कब आई तो थी शायद एक मेल, याद नहीं मुझे। नो हार्ड फीलिंग्स। नो भाई, मेरी तरफ से नहीं। तो वो इसी का फॉर्म आया कि इफ यू वांट टू डू कैंपस स्टार्टअप तो हमको एक रिपोर्ट चाहिए। हम्म। तो मैं थे, अंशुल था और श्लोक थे। वी वर 3 पीपल। तो हम ये सोच रहे थे कि आइडिया क्या हो सकता है। ठीक तो है। हम दो आइडियाज़ के साथ आए। एक ये कैंटीन का था और वो अंशुल का ब्रेन चाइल्ड था कैंटीन का आइडिया। और मेरा था सैलों का कि एक सैलो होना चाहिए कैंपस के अंदर। बट फिर हमने उसी रात बैठ के ब्रेन की। फिर हमने अपने लोकल मतलब अपने पेरेंट्स से बात की, बिजनेस फैमिली है और फिर उनकी भी बिजनेस फैमिली ही थी। ठीक है। तो उन सबसे बात करी हमने। तो फिर हमने हमको ये वो आया, हमने ये पेन डाउन किया कि कैंटीन वाज स्टिल कॉस्ट इफेक्टिव, कि हम कम कैपिटल के साथ उसको इनिशिएट कर सकते रिटर्न्स ला सकते हैं, हैं। रिटर्न्स ला सकते हैं। पायलट स्टेज में वो हमको रिटर्न दे देगा। बट विद सलून एक दिक्कत थी कि फिक्स्ड कैपिटल बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर आप भी बाल कटाने कहीं जा रहे हो तो वो आपके लिए एक लीजर टाइम है। तो आप जाओगे, बाल कटवाओगे, तो सोचोगे कैंपस के बाहर जाऊँगा, थोड़ा रिफ्रेश होकर आऊँगा। और मेन मार्जिन सैलून्स में होती है वुमेन केयर में। जैसे वो वुमेन जाती है या फिर लड़कियाँ जाती हैं तो वो अच्छे से जाती है, करवाती है बहुत चीज़ें। मेन कॉस्ट आपका उधर ही, मतलब रेवेन्यू उधर से जनरेट होता है। बॉयज़ में क्या, हेयर कट ज़्यादा से ज़्यादा डी10 वी10 करा लिया, ख़त्म हो गया। हम्म। तो एक तो वो स्ट्रक्चर बनाने में जो बाहर का स्ट्रक्चर था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कैंपस टेम्परेरी था। उस अच्छा। टाइम पे वो कैंपस ट्रांजिशन कर रहा था ओल्ड टू न्यू में। हमारे टाइम पे ना ये ओल्ड अकेडमिक ब्लॉक, न्यू अकेडमिक ब्लॉक था, ना निगरानी थी, कुछ नहीं था। इवन इन ओल्ड अकेडमिक ब्लॉक हमारा हॉस्टल था H4, ठीक है। बहुत लिमिटेड एरिया में थे। तो हम उस टाइम पे ट्रांजिशन कर रहे थे। तो हमको यही नहीं पता था कि जहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे कैंटीन या फिर सैलों का, वो स्ट्रक्चर वहीं रहेगा कि नहीं। तो हमको टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनानी थी। तो वो अच्छा लुक नहीं दे रहा था सैलों के लिए, तो हमने सैलों का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। फिर वी केम विथ कैन 3 आइडिया। तो हमने रात भर बैठ के उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, कितनी रेवेन्यू जाएगी, कितने फुटफॉल होगा, प्रोजेक्ट किए, क्या फाइनेंसेस क्या होंगे एस्टिमेटेड। फिर हमने पूरी एक रिपोर्ट बनाई कि लीगलिटीज़ क्या क्या चाहिए, कौन से लाइसेंसेस लगेंगे हमको, गार्बेज डिस्पोजल कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। जितने स्टार्टअप में सोच सके थे सोच किया। फिर वो रिपोर्ट हमने इसी को सबमिट कर तो दी। दिस वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर ओनली? या दिस वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। ठीक है, तो मतलब आपने पहले टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी थी या या सर्विस एड्रेसेबल मार्केट, ये सब फाइंड किया, थोड़ी लाइसेंसिंग वगैरह आपने चेक करे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ईसर को अप्रोच किया। फिर ईसर के टुवर्ड्स क्या आपका वो था कि मतलब कैसे आफ्टर? फिर ईसेल को हमने जब अप्रोच किया तो दे फाइनलाइज 2 स्टार्टअप्स। ठीक है। हाँ, एक कैंथरी था, एक ड्रिंक्स एक्सचेंज था। तो ठीक उन है। दोनों को हमने फाइनलाइज किया। फिर हमारी एक और बार स्क्रीनिंग हुई। श्रीविद्या मैम थी हमारे साथ और CEO सर थे उस टाइम के। तो उन लोगों के सामने हमने पूरी अपनी पिच दी। तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विथ आवर पिच। तो उनने कुछ सजेशंस भी दिए हमको, जो हम लोग आज तक इंक्लूड करते हैं उन सजेशंस को। तो उन लोगों ने बेसिकली हमको अलाउ कर दिया कि यस यू कैन प्रोसीड विद दिस मॉडल। बस कुछ कुछ चेंजेस थे वो करने पड़े हमको। हमने जब स्टार्ट किया था तो वी न्यू कि ये जो न्यू हॉस्टल है उसका रास्ता वो H3 के आगे से होके जाएगा। हम्म। और ऑलरेडी वहाँ पे लोग H2 में रह रहे थे, H4 में रह रहे थे, H7 में रह रहे थे और H6 में रह रहे थे। तो दैट वाज द मेन पॉइंट, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत ज़्यादा। अगर मैं कैंटीन निरंजना में खोल दूँ और मैं H7 में हूँ तो मैं कभी उठ के नहीं आऊँगा। कभी भी नहीं। बट दैट वाज द हॉट स्पॉट। ठीक है। सारे वहीं पे आके कोलाइड कर रहे थे पाथ्स। तो हमने उसी लोकेशन को चुना। फिर हमने CEO सर से बात करी। तो ही वाज आल्सो अग्रीइंग विद अस कि हाँ ठीक है, यू कैन डू इट हियर। तो फिर हमने बहुत ही बेसिक मॉडल से स्टार्ट किया। हमने बस आगे का स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम पे। वो भी हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बनाया था, जिसके कारण हमको लॉसेस लॉसेस भी फेस करने पड़े थे आगे। बट वो पास्ट था। लॉसेस से ठीक है, प्रॉफिट कितने फेस करने पड़ते हैं ये सबको मतलब देखना है। देखो, लॉसेस तो आपका पर्सनल है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको ही पता है, लेकिन कितने प्रॉफिट्स हो जाते हैं, रफ फिगर अगर आप बता सको। ये बहुत कंटिजेंट चीज़ है। जैसे अभी जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के बाद ही स्टार्ट हुआ था हमारा कैंपस, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने में 6 महीने लग गए थे। जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत बेसिक मॉडल स्टार्ट किया था हमने, बस चाइनीज़ पे ऑपरेट करना शुरू किया था। तो बहुत ही कम मार्जिन थी प्रॉफिट की। मैं आपको नंबर्स नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, बट मैं आपको एक रेंज दे दूंगा, ठीक है।
तो उस टाइम में जब हमने चाइनीज़ का स्टार्ट किया था चाइनीज़ के साथ, तो हम बहुत ही कम बना रहे थे दिन का, ठीक है। तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ कॉस्ट निकल रहा था, और हमारा अदर एक्सपेंसेस जो था, जैसे हमको सप्लाई का कॉस्ट इतना लगा है, हमारे रेवेन्यू में ही जा रहा था। वी डिडंट हैव एनी मार्जिन, इवन वी हैड टू बूट स्ट्रैप अगेन। हमने एक और मेंबर को ऐड किया था अपने कैंटीन में, क्योंकि हम डेट ट्रैप में चले गए थे। इनिशियली हमको चलाने ही नहीं आ रहा था कि कैंटीन कैसे चलेगी इधर। टोटल अप्रोचेबल मार्केट बहुत ज़्यादा था, मगर जो हम साइजेबल थे वो मार्केट बहुत तो छोटा एज था। अ को फाउंडर आपने इंक्लूड किया जिससे कि आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिले और थोड़ा गाइडेंस हम मिले। लिक्विडिटी के लिए अपने एक और बंदे को इंक्लूड किया, ठीक है। गुलशन को। तो मैं, श्लोक, अंशुल और गुलशन, 4 लोग बचे कैंटीन में। तो फिर उसके बाद हमने उस मॉडल को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि वी वर द ओनली वंस हु वर सर्विंग द मार्केट। हम शेफ्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे। फिर हमने एक और मॉडल लाया जिसमें हम मैनेजर के थ्रू ऑपरेट करने लगे। ठीक है। तो जब हम मैनेजर के थ्रू ऑपरेट करने लगे तो इट डिक्रीज आवर बर्डन। पहले हमारी क्लासेस के बीच में हमको कभी कभी क्लास स्किप करके आना पड़ता था, तो अकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एग्जाम्स के बीच में तो जानती ही हो कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है स्केड्यूल यहाँ का, उसके साथ ही मैनेज करना पड़ता था, इसीलिए और ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। बट जब हम मैनेजर के साथ आए तो मैनेजर वॉज एबल टू हैंडल सम थिंग्स, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो भी इन चीज़ों में स्किल्ड हो चुका था। ठीक है। तो उससे हमारी क्या हुई, हमारा बर्डन कम हो गया। बट स्टिल ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस मैनेजर, तो उसको फूड इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता था। तो वो चीज़ें हैंडल तो कर लेता था, बट वो उसको साइज और ज़्यादा साइज बढ़ा नहीं पा रहा था हमारे मार्केट। स्केलेबिलिटी का हो रहा है। स्केलेबिलिटी की दिक्कत हो रही थी। तो जब स्केलेबिलिटी की दिक्कत आई तो बंटी भी और रवि भी। हाँ, तो फिर हम पिंटू भैया से बंटी भैया और रवि भैया पे शिफ्ट किए, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ के एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वी हैड एग्रीमेंट कि अच्छा आप मैनेज करोगे और वी विल सुपरवाइज यू। तो अभी जो वो कॉम्बिनेशन है, यू नो द बिजनेस, आई नो द केमिस्ट्री, लेट्स टाई अप, तो वो रवि भैया कॉम्बिनेशन चल गया हमारा। बहुत सही। तो उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट आई सेल्स की। ठीक है। अब हम अच्छी खासी अमाउंट बना रहे हैं महीने की, और होपफुली आगे कंटिन्यू रहेगा जब हमारे हम हो या ना हो इस कैंपस में। रेंज 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 बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो आपने फ्रेंड्स वगैरह चूज़ किए, जैसे को पार्टनर, को फाउंडर जो चूज़ करें, वो किस बेसिस पे करे? जैसे आपने सबसे पहले अंशुल और श्लोक के साथ किया, फिर गुलशन भी ऐड हुआ, तो किस बेसिस पे आपने किया? दोस्ती यारी में कर लिए, या फिर ये रहता है ना कि प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग करना चाहिए, नहीं तो फिर दोस्ती में भी इफेक्ट आता है। तो कैसे अगर किसी को स्टार्ट करना है नेक्स्ट ईयर में या फिर आगे बैचेस में, तो कैसे डिसाइड करें अपना एज को फाउंडर? तो जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं और अंशुल तो फर्स्ट डे से साथ थे, और हमारा एक और अलग ग्रुप बन चुका था, योकल्स जानती होगी, मतलब ठीक है, पूछेंगे अभी योकल्स के बारे में भी जानेंगे। तो हमारा अलग ही से ग्रुप चल रहा था। तो अंशुल वाज वन ऑफ देम जो योकल से था, लेकिन हमारा श्लोक के साथ भी टाइप चला। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म का मूव था। ठीक है। हम पर्सनल भी थे, हम अच्छे रिलेशन के लिए भी बनाए, फिर हम श्लोक के साथ भी गए, क्योंकि श्लोक वाज ऑलरेडी इन ईसेल, और उसने हमको बताया था कि ही कैन ऑल्सो हैंडल द लीगैलिटीज वाला प्रोसेस। तो वो एक बर्डन था जो श्लोक ने बोला कि आई हैंडल इट। तो वो बहुत अच्छा मूव था हमारा कि श्लोक को भी ले लिया हमने। तो मी, अंशुल एंड श्लोक स्टार्टेड द बिजनेस। फिर जब हमने डाइल्यूट किया था इक्विटी, तो गुलशन क्या मेरे साथ फर्स्ट डे से है, वो भी नालंदा बिहार से है, ठीक और है। बिहारियों में भाईचारा चलते रहता है। तो उसने मेरे को बिना इक्विटी का लालच के, जब मैं कैंटीन स्टार्ट कर रहा था हाँ। पायलट स्टेज पे, बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जनरली बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो आई वॉज वेरी कीन टुवर्ड्स इट कि हाँ इसको दे सकते हैं, ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो हमने उसको अप्रोच किया, तो ही आस्क्ड फॉर 25% इक्विटी, क्योंकि हमें 33.33 पे थे तब तीनों पहले। ठीक तो है। हमने 25 कर ली फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट जो उसने पे किया ठीक है। उस इक्विटी के लिए। फिर इवेंचुअली हमारे साथ मिलिंद भी जुड़ा, मिलिंद जॉर्डन, क्योंकि जब ये स्लैक पीरियड आता है ना कॉलेज का, तो कॉलेज 3 महीने बंद होती है, 3 से 3.5 महीने। उस पीरियड में आप जो एम्प्लॉयज़ के साथ ऑपरेट कर रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ एम्प्लॉयज़ की होती है फूड बिजनेस इंडस्ट्री में, किसी से भी पूछ लो। तो एम्प्लॉयज़ को आपको पे करना होता है उन 3 महीने में? इधर तुम एम्प्लॉयज़ को पे कर दो, और जो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ है वो तुम्हारे बिजनेस को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो सैलरी चाहिए भाई। तो ऐसा नहीं होता कि 3 महीने बाद आपको ऐसे बोल दो कि 3 महीने आप काम ढूंढ लो, उसके बाद वापस अगर आ सकते हो तो? वो क्यों प्रेफर करेंगे इस चीज़ को? उससे अच्छा हमको हमेशा सीजनल एम्प्लॉयमेंट से अच्छा वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो या तो आप कंपनसेशन दे दो उन चीज़ों का उसको, या फिर वो किसी और काम पे चले जाए। ये होता है स्लैक पीरियड में, हमेशा यही होता है। और कैंटीन एक ऐसा बिजनेस है कि आपका अगर एक प्लेटियर जो आपके प्लेट धो रहा है वो नहीं आ रहा है, तो आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा उस दिन के लिए। सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, और बहुत बेस लेवल से ऊपर लेवल से कनेक्टेड है। आपके शेफ नहीं आया तो आप असिस्टेंट शेफ से काम चला लोगे, मगर एक प्लेटियर नहीं आया तो कोई बर्तन नहीं धोएगा, आपका पूरा कैंटीन बंद रहेगा उस दिन। बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं उन चीज़ों के कारण। तो जब स्लैक पीरियड में गए हम, तो हमारे एम्प्लॉय रिटेंशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो प्रोमिनेंट थे, जो लोग टेस्ट भी जानते थे जिनको नाम से भी जानते थे, उन लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया कैंटीन को।
और हम सैलरी दे भी नहीं सकते थे क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग डिसीजन था। तो जो हम क्रेडिट पे उठा रहे थे कोक्स और क्रेडिट पे राशंस उठा रहे थे, वो क्रेडिट बढ़ता गया, तो हम एक डेट ट्रैप में फिर से आ गए थे ठीक है। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो फिर हमने फिर से इक्विटी डाइल्यूट करी थी फॉर लिक्विडिटी, और फिर हमने वो उससे बिजनेस को भी एक्सपैंड किया आपने। अब तुम देख रहे होगे वी आर इन डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर इन तंदूर, वी आर इन चाइनीज, वी आर इन इंडियन, एवरीथिंग विच यू वांट। तो हम सारी चीज़ों में आ चुके हैं। वो हमने मिलियन के इक्विटी से हमने डाइवर्सिफाई भी किया बिजनेस को और डेट भी खत्म तो किया। आप ये कह रहे हो कि अगर जो स्लैक पीरियड होता है और जो डेप्थ ट्रैप का पीरियड आ जाता है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको हमेशा फिर लिक्विडेट करना पड़ेगा अपनी नहीं इक्विटी। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा स्ट्रैटेजिक मूव था कि हम, क्योंकि हमको कॉलेज में बोला था कि आप एक शैडो टीम बना के चलो, ताकि आपको, क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसी में यू कैन नॉट ऑपरेट द बिजनेस व्हेन यू आर आउटसाइड द कैंपस। अगर आप ठीक है। कैंपस के बाहर हो तो आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हमारे माइंड में था कि एक शैडो टीम बना के चलते हैं, और मिलियन क्योंकि 03 का है, तो हमने सोचा था कि हमारे जाने के बाद भी मिलियन हैंडल कर सकते हैं इन चीज़ों को। और हमको बेसिकली डाइवर्सिफाई करना था बिजनेस को। वो डेट बहुत ही कम था, उसको तो हम डेट ट्रैप बोलेंगे भी नहीं। वो फर्स्ट टाइम जब गुलशन हुई थी तब वी डिडंट नो कि कैसे ऑपरेट करना है, तो उस टाइम पे हमने किया था। ये जो किया था हमने मिलियन को, वो डाइवर्सिफाई करने के लिए किया था। तो वी डिडंट हैव मतलब अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करते तो भी वो डेट ट्रैप क्लियर हो जाता, वो इतना बड़ा था नहीं कुछ। तो वो हमने मिलियन को जब इक्विटी दी तो वी वर एबल टू स्केल अप आवर बिजनेस। अब तो मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपने जैसे बताया, और जनरली जो पीक टाइम रहता है, मतलब जैसे अभी स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस, सबको पता होगा, तो उसमें 11 से 12 बजे का टाइम होता है, उसमें बहुत कस्टमर्स आते हैं। तो मुझे लगता होगा कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता होगा वो नाइट में होता होगा, मतलब आई सपोज की फिगर जो आती है कि मैक्सिमम आपका जो बल्क आता होगा। लेकिन अगर जैसे आपका जो चंक आता है मैक्सिमम नाइट में, तो उसको हैंडल करने के लिए और उसको कि आप सब फाइनेंशियल भी मैनेज कर लो कि कोई बिल पे कर रहा नहीं कर रहा, फिर उसको टाइम पे ऑर्डर डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, उसको जो टेस्ट है वो अप्रोप्रिएट मिल रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब बहुत कस्टमर आ जाते हैं तो टेस्ट में क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है। उन सबको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस फैमिली से मैं भी आता हूँ, और आपके तो सारे ही फ्रेंड जितने भी फाउंडर्स हैं सब बिजनेस फैमिली से आते हैं। दिस इज आवर हड़काओ क्लिप्स चैनल where we post the most important clips of our podcast. And to watch the podcast, click on the link given in the description. And for more such clips, subscribe to our channel and click on the bell icon.